नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के भाषिक स्वरूप के बारे में। हिंदी का जो भाषिक स्वरूप है उसके अंतर्गत 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं और इनके अंतर्गत आप जो स्क्रीन पर क्वेश्चंस देख पा रहे हैं ये सभी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, यानी कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक भाषा का एक अपना स्वरूप होता है, चाहे वो व्याकरणिक हो या व्यवहारिक हो। तो जो भाषा का शुद्ध रूप हम ज्ञान करने के लिए उसके व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो उसे हम भाषिक स्वरूप के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें उसे समझने के लिए हम उसकी स्वनिम व्यवस्था को, उसके वर्गीकरण को, उसके शब्द रचना को या उसके वाक्य भेदों को अध्ययन में रखते हैं। तो उसी से संबंधित यहाँ पर कुछ लगभग 25 प्रश्न मैं लेकर के आई हूँ, तो उनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी भाषा की मूलभूत इकाई होती है? ऑप्शन है स्वर ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ, स्वनिम, संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ। किसी भाषा की मूलभूत इकाई आपको बतानी है, इनमें से कौन सी होती है? क्या वो स्वर ध्वनि होती है या व्यंजन ध्वनि होती है या स्वनिम होती है या संयुक्त व्यंजन ध्वनि होती है? किसी भी भाषा की बात हो रही है, यहाँ हिंदी भाषा की या संस्कृत भाषा की बात, मतलब स्पेशल किसी एक भाषा की बात नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया की किसी भी भाषा की जो मूलभूत इकाई होती है, सबसे पहली इकाई होती है, वो कौन सी होती है आपको बताना है। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, स्वनिम। स्वनिम से तात्पर्य होता है ध्वनि से। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यानी कोई भी जो भाषा है उसकी जो सबसे मूलभूत इकाई है वो ध्वनि, जिसे कि हम साहित्य की भाषा में स्वनिम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था की कौन सी विशेषता सही नहीं है? स्वन या ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई मानी जाती है। स्वनिम व्यवस्था खंडे व खंडेतर ध्वनियों पर आधारित होती है। स्वर व व्यंजन खंडेतर ध्वनियाँ हैं। खंडेतर ध्वनियों को ध्वनियों से अलग नहीं किया जा सकता। फिर से देख लें एक बार, स्वन या ध्वनि, स्वन माने होता है ध्वनि, भाषा की लघुतम इकाई मानी जाती है। तो इसी प्रकार से आगे भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सी विशेषता आपको यहाँ पर सही नहीं लग रही है इसके बारे में बताना है। तो एक तो आपने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि स्वन या ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। स्वनिम व्यवस्था खंड या खंडेतर ध्वनियों पर आधारित होती है, हाँ बिल्कुल आधारित होती है। फिर कह रहा है कि स्वर व व्यंजन खंडेतर ध्वनियाँ हैं, यही वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत लग रहा है, जो कि विशेषता इसकी नहीं सही लग रही है। अगला देखिए, खंडेतर ध्वनियों को ध्वनियों से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, कोई भी खंड करने वाली ध्वनि जो है उसको हम ध्वनि से अलग नहीं कर सकते, बल्कि उसका वर्गीकरण तो कर सकते हैं लेकिन अलग नहीं कर सकते। तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। अगला है, स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है डेनियर जोन्स, डॉक्टर भोलानाथ, ब्रागार तथा ट्रेगर, डॉक्टर तिलक। स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है डेनियर जोन्स। इन्होंने ये कथन दिया है कि जो ध्वनि है वो एक तरह से मिलती जुलती ध्वनियों का ही परिवार है, जिसको हम स्वनिम नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, खंड ध्वनियाँ कौन सी हैं? हल ध्वनि, स्वर तथा व्यंजन, अनुस्वार, द्वित्व व्यंजन, इनमें से कौन सी ध्वनि खंड ध्वनियाँ हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, स्वर तथा व्यंजन, इन्हें खंड ध्वनियाँ कहा जाता है। किसके आधार पर स्वर ह्रस्व या दीर्घ होते हैं? ह्रस्व यानी कि छोटे और दीर्घ यानी कि बड़े। तो किसके आधार पर स्वर ह्रस्व या दीर्घ होते हैं? बलाघात के आधार पर, मात्रा के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर या सुर के आधार पर? तो ये बताना है। इसमें जो सही ऑप्शन वो है मात्रा के आधार पर, यानी कि जब हम किसी स्वर को जानते हैं कि वो ह्रस्व है या दीर्घ है तो वो कैसे जानेंगे? जैसे हमने लिखा आ, तो इसमें कोई मात्रा आपको नहीं दिख रही है, लेकिन जब हम लिखते हैं आ तो इसमें हमें एक मात्रा दिख रही है, ये वाली। तो ये जो मात्रा है ये दीर्घ होने का इसका गुण बता रही है, यानी ये वर्ड दीर्घ है और ये वर्ड ह्रस्व है। ऐसे ही हम दूसरा भी लेते हैं, जैसे हमने लिखा ई और यहाँ पर लिखा ई, इसके ऊपर हमने एक मात्रा लगाई है, तो ये क्या है? ये दीर्घ हो गया और ये हो गया ह्रस्व। तो मात्रा के आधार पर हम जानते हैं कि कौन सा स्वर ह्रस्व है और कौन सा दीर्घ है। अगला प्रश्न है, ध्वनि को किसके आधार पर उच्च या निम्न किया जा सकता है? मात्रा, बलाघात, सुर, अनुनासिकता।
सही ऑप्शन है यहाँ पर सी, सुर। सुर ध्वनि को उच्च या निम्न किया जा सकता है। जैसे हम बहुत ज़ोर से बोलते नहीं, आ ई ओ ऊ, इस तरह से बोलते हैं स्वर को। तो ये किसी भी ध्वनि को अगर हम ऐसे बोलते हैं, किसी भी वर्ड को या किसी भी शब्द को, तो थोड़ा सा धीरे फिर तेज, तो ये कैसे होता है? ये होता है सुर के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर आंसर जो सही होगा वो होगा सुर। अगला है, अभिक्षिप्त अर्थ से अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं कब बढ़ जाती हैं? ऑप्शन है, यदि किसी ध्वनि के उच्चारण में बलाघात न हो, यदि सुर उच्च हो, यदि उपयुक्त संगम या संहिता हो, यदि उपयुक्त संगम या संहिता ना हो। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है जो अभिप्सित अर्थ से अलग, अभिप्सित का मतलब होता है इच्छित, है ना, इच्छित अर्थ जो हम अर्थ निकालना चाहते हैं उससे अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं कब बढ़ जाती हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, यदि उपयुक्त संगम या संहिता ना हो। अगला है ऑप्शन क्वेश्चन, मध्य स्वर का उदाहरण है। मध्य स्वर इनमें से कौन सा कहा जाता है? ई, ए, आ। इनमें से कौन सा मध्य स्वर कहा जाता है? तो ये मध्य स्वर है सी ऑप्शन, यानी कि आ जो है वो मध्य स्वर कहा जाता है। और ई, ए, आ ये सब जो है स्वर में आते हैं और आ मध्य स्वर कहा जाता है। जैसे हम कोई भी वर्ड बोलते हैं उसमें हम इसमें आ का कहीं ना कहीं से योगदान रहता है, तो उसे हम किसी भी स्वर के बीच में मान सकते हैं। स्वर तो वैसे बाकी सभी अलग हैं, जैसे जो भी 11 स्वर हैं, ई का अपना अलग स्थान है, ए का अलग स्थान है, लेकिन आ जो है वो ऐसा वर्ड है जो लगभग हर व्यंजन में भी मिलता है, तो इसे मध्य स्वर का उदाहरण भी माना जाता है। जबकि ये सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है। जब भी हम व्याकरण शुरू करते हैं, स्वर पढ़ते हैं, तो आ ई ऐसे जो है क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे क्रम में चलता जाता है। तो आ हमें सबसे प्रथम स्वर लगेगा, लेकिन ये प्रथम ना होकर के मध्य स्वर है। अगला है, उ ओ औ उदाहरण हैं। किस प्रकार के उदाहरण हैं? पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर या व्यंजन। ओ औ उदाहरण है किस प्रकार के स्वर के? तो ये है पश्च स्वर के, पश्च यानी कि बाद वाले, पीछे वाले स्वर। ओ औ ये पश्च स्वर है। और मध्य स्वर अभी आपने पढ़ा आ। अब इसमें अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अर्ध समृत स्वर कौन सा है? ई उ, अ ए ओ, ए ओ, इनमें से कौन सा अर्ध समृत स्वर है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, ए ओ। ए ओ जो है वो अर्ध समृत स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते? किन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते? आ ई ए ये सभी। तो ये डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। यानी कि जब होंठ वृत्तमुखी गोल नहीं होता तो वो कौन सा स्वर होता है? ये सभी बोले जाते हैं जिनको बोलते समय हमारे जो होंठ हैं वो गोलाकार में नहीं होते। आ ई ए। अगर हम ऊ बोलेंगे, आप ध्यान दें, अगर हम ऊ बोलेंगे तो हमारे जो होंठ हैं वो वृत्तमुखी हो जाएंगे। ओ बोलेंगे तो भी वृत्तमुखी हो जाएंगे। लेकिन इन सभी स्वरों को बोलने पर होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते। स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर स्वर अल्पप्राण व महाप्राण होते हैं, घोष व अघोष होते हैं, वर्तुल या अर्धवर्तुल होते हैं, संवृत्त या विवृत्त होते हैं। स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर स्वर किस प्रकार के होते हैं? तो स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर स्वर घोष व अघोष होते हैं। आपने अघोष और घोष जब पढ़ा होगा, सघोष और अघोष, तो इनके बारे में पढ़ा होगा कि जब स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं तब वहाँ पर क्या होता है? घोष होता है, यानी जिसको हम सघोष भी कहते हैं। और जब बोलने पर स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती तो वो अघोष होता है। तो इस प्रकार से ये तंत्रिका की स्थिति के आधार पर स्वरों का प्रकार पूछा गया था, तो वो घोष और अघोष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंत्योष्ठ वर्ण है, इनमें से दंत्योष्ठ वर्ण कौन सा है?
तो सही ऑप्शन है इसमें पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, या, रा, ला, वा। तो दंत और ओष्ठ यानी दांत से और ओष्ठ से बोला जाने वाला वर्ड इसमें कौन सा है? तो वो है डी, यानी कि वा। वा दंत्योष्ठ यानी कि दांत और ओष्ठ से बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो स्वर दोनों होठों को स्पर्श करते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो स्वर दोनों होठों को स्पर्श करते हैं वह कहलाते हैं दंत्योष्ठ, ओष्ठ, द्वयोष्ठ, द्वयोष्ठ, कंठोष्ठ। इनमें से क्या कहलाएंगे? तो 14 का सी सही होगा, द्वयोष्ठ, यानी कि दोनों होठों से पूछा गया है। तो द्वयोष्ठ दोनों होठों को स्पर्श करते हुए जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें द्वयोष्ठ कहते हैं। दांत और ओष्ठ से बोले जाने वाले दंतोष्ठ कहलाते हैं। सिर्फ ओष्ठ से बोले जाने वाले ओष्ठ कहलाते हैं। और कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से मिल करके बोले जाने वाले कंठोष्ठ कहलाते हैं। अगला है ठा, ढ़ा, ड़ा व्यंजन है। टा वर्ग के काकल्य व्यंजन है, पा वर्ग के तालव्य व्यंजन है, वा वर्ग के कंठ व्यंजन है और टा वर्ग के मूर्धन्य व्यंजन है। तो ठा, ढ़ा और डा ये किस प्रकार के व्यंजन हैं ये बताना है। टाठा, डाढ़ा, अड़ा, ऐसे ये पूरा टा वर्ग है। इसमें जो तीसरा, चौथा, पांचवा ये किस प्रकार का व्यंजन है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, यानी कि ट वर्ग के मूर्धन्य व्यंजन हैं ये सभी ट वर्ग के। और अगला है क वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं वर्ष, तालव्य, कंठ, मूर्धन्य। किस प्रकार के व्यंजन होते हैं, यानी कि ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं जो कि आप अभी पढ़ रहे हैं। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग जो है वो किस प्रकार का जो है वर्ग है, तो ये बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ्या। संस्कृत में एक सूत्र दिया गया है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। तो इस तरह से जब सूत्र आप याद कर लेंगे तो खासकर उच्चारण स्थान के लिए, तो ये वाले जो वर्ग के जो उच्चारण स्थान पूछे आते हैं उन्हें समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इन उच्चारण स्थान के आधार पर सूत्रों के माध्यम से एक वीडियो दी जाए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम वीडियो देने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में काकल्य व्यंजन कौन सा है? या, शा, हा और टा। इनमें से कौन सा काकल्य व्यंजन है? तो सही ऑप्शन इसमें है सी, हा जो है वो काकल्य व्यंजन है। अगला है, च वर्ग के सभी वर्गों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है क्योंकि। क्यों कहा जाता है? इनके उच्चारण में वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करते हुए घर्षण के साथ बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में वायु घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों किनारों से बाहर निकलती है। इसमें सबसे सटीक आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है? च वर्ग के सभी वर्गों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि इनके उच्चारण में वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करते हुए घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। जो च वर्ग होता है, चा, छा, जा, झा, इया, इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ये जो है बोलने पर जब हमारे मुख से वायु निकलती है, जैसे हमने बोला च, तो मुख के सभी अवयवों को स्पर्श करते हुए एक घर्षण के साथ वायु बाहर निकलती है। अगला है, यह व्यंजन प्रकंपित वर्ण है। इनमें से कौन सा व्यंजन प्रकंपित वर्ण है? ला, रा, शा और अड़ा। इनमें से कौन सा व्यंजन प्रकंपित वर्ण है ये बताना है। सही ऑप्शन है इसका बी, रा। रा है जो वो प्रकंपित वर्ण है। ला पार्श्विक व्यंजन है क्योंकि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ला किस प्रकार का व्यंजन है। ऑप्शन में आपको प्रकंपित, पार्श्विक, लुंठित आदि ऑप्शन मिल सकते हैं, जिसमें से आप लगाएंगे कि ला जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। लेकिन ये पार्श्विक व्यंजन क्यों है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। इसके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है। इसके उच्चारण में जिह्वा आलोड़न क्रिया करती है। इसके उच्चारण में वायु गर्म होकर बाहर निकल जाती है। इसके उच्चारण में वायु स्फोटन करती है। ये किस प्रकार का व्यंजन है? पार्श्विक है ला, और लेकिन पार्श्विक क्यों है ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए।
इसके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? उच्छिप्त व्यंजन, पहले जब वर्णमाला पढ़ाई जाती थी, जब हम लोग छोटी कक्षाओं में थे, तो हम लोगों को सिर्फ स्वर व्यंजन पढ़ाए जाते थे, तो उनको रट के आए कि हाँ इतने स्वर इतने व्यंजन। लेकिन जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाने लगे, पता चला अयोगवा भी कुछ पढ़ना है, अंतस्थ भी कुछ होता है, ऊष्म भी कुछ होता है, तो ये सब चीज़ें पढ़ते गए। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन के क्षेत्र में हम बढ़ते जाते हैं, हमें इतने प्रकार के व्यंजनों के नाम मिलते हैं कि उन व्यंजनों के नाम याद कर लें अगर और उनको समझ ले, तो समझ लीजिए पूरी ग्रामर तैयार हो गई। तो आएगा क्वेश्चन एक ही पूरी ग्रामर से, लेकिन इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये कंपटीशन के क्षेत्र में आने के बाद पता चला, जो आप लोग अभी कर रहे हैं। और आगे अच्छे से पढ़ के तैयार कर सकें, इसके लिए वीडियोस देखते जाइए, लाइक करें, शेयर करें अच्छी लगे तो, और पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन की। उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? टाठा, डाढ़ा, राढ़ा और अड़ा और इया। तो देखिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो है उच्छिप्त व्यंजन। 21 नंबर में सी, ड़ा और ढा। आप देखते हैं टाठा जो है वो टवर्ग है, जो कि स्पर्श संघर्षी है। डाढ़ा ये भी स्पर्श संघर्षी है, टवर्ग से लिया गया है। और टाठा डाढ़ा अड़ा और चाचा चाचा इया, ये जो है ये पंचम वर्ण है और ये भी स्पर्श संघर्षी हैं। बचते हैं ये दोनों आपको टा वाले वर्ग में नहीं दिखते, तो यही आपके उच्छिप्त व्यंजन हो जाते हैं। अगला है नासिक व्यंजन कहा जाता है इनमें से किसको? तो अनुनासिक वर्णों को, पंचमाक्षरों को, स्पर्शी व्यंजनों को, संघर्षी व्यंजनों को, तो किसको कहा जाता है? 22 में ये जो दिए गए हैं ऑप्शन, तो ये है बी, यानी पंचमाक्षरों को। जो पंचमाक्षर होते हैं, जैसे का खा गा गा अंगा, जो लास्ट में हमने अंगा बोला, चा छा जा जा इया, लास्ट में जो इया है, टाठा डाढ़ा आड़ा, लास्ट का आड़ा है, ताथा दाधा ना, लास्ट वाला ना है, और पापा वावा माँ, ये लास्ट का माँ है। तो ये जो पांचों अक्षर हैं इनको पंचमाक्षर कहते हैं, और इन्हीं पंचमाक्षरों को हम क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन, यानी नाक से बोले जाने वाले व्यंजन कहे जाते हैं। अगला है किसी भी वर्ग के पहले व तीसरे व्यंजन कहलाते हैं। किसी भी वर्ग के पहले व तीसरे व्यंजन कौन से कहलाते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष, इनमें से कौन से कहलाते हैं किसी भी वर्ग के पहले व तीसरे व्यंजन? जैसे हमने लिखा का, खा, गा, तो ये कौन सा है? पहला, ये हो गया दूसरा और ये तीसरा, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है वर्ग के पहले और तीसरे, तो इसको छोड़ देते हैं, यानी कि पहला ये हो गया और गा ये तीसरा हो गया। तो ये 1 और 3, तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो अभी तक आपने ऑप्शन गेस कर लिया होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि अल्पप्राण। आप जानते हैं 1, 3, 5 ये अल्पप्राण कहे जाते हैं, और 2 और 4 ये महाप्राण कहे जाते हैं। ठीक है, तो 1, 3, 5 यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ पहला और तीसरा पूछा गया है, तो सही ऑप्शन होगा अल्पप्राण। अगला है महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? वर्ग के प्रथम व तृतीय व्यंजन, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये अल्पप्राण है। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन, 24 हमने यहाँ पर लिखा, आप इसको ध्यान से देखिए। तो वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन यानी दूसरा और चौथा, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा? बी, यानी कि महाप्राण होगा। फिर कह रहा है वर्ग के प्रथम व द्वितीय व्यंजन, तो 12 संख्या ये घोष अघोष के लिए। वर्ग के तृतीय व पंचम ये भी गलत है, यानी कि वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन जो है 24 नंबर, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा महाप्राण। आपको ध्यान रखना है 135 अल्प है जबकि संख्या बड़ी है, लेकिन 24 जो है वो महाप्राण है, बड़ी महान संख्या है। अगला है और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में घोष वर्ग है, इसमें से घोष वर्ग कौन सा है? ध्यान से देखिए, ढा, दा, बा, या, रा, वा, हा, का, खा, ता, था, दा, धा, शा, हा, पा, फा, बा, भा, या, रा, शा, सा, सा, ठा, टा, चा, इनमें से कौन सा घोष वर्ग है, यानी कि घोष वर्णों का वर्ग है, ये बताना है। तो सही ऑप्शन इसमें हम लेंगे, सही ऑप्शन है ए, ढा, दा, बा, या, रा, वा और हा। अब देखिए कैसे, तो जैसे आपने पढ़ा टाठा डाढ़ा अड़ा, ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये पढ़ा आपने, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5।
ठीक है, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ढा किस नंबर पर आ रहा है? ये आ रहा है चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर आ रहा है। और ऐसे ही ता था दा, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, और पा फा बा, ये भी तीसरे नंबर पर आ रहा है। और या रा वा हा, तो ये जो आप देख रहे हैं 345, 345 जो होता है वो घोष वर्ण होता है, और 12 जो होता है वो होता है अघोष वर्ण। तो यहाँ 345 के अंतर्गत जो है ये ढा और डा, दा और बा आ रहे हैं, और जो यारा लावा है उसमें से ला को छोड़ करके या रा वा जो है वो घोष वर्ण है, और हा साथ में। तो पहला वाला ऑप्शन, ये जो युग्म है वो यहाँ पर सही होता है। तो इस प्रकार से ग्रामर के हमने आज 25 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में आए होंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हुई होगी। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। सभी से विदा चाहती हूँ, सभी को धन्यवाद। और आगे की वीडियोज़ पाने के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।